गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आपका 11th क्लास का चैप्टर है और इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले बात तो हम ये समझेंगे कि बायोमॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है। अब बायोमॉलिक्यूल टर्म दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इसमें बायो और एक है इसमें मॉलिक्यूल। बायो प्लस मॉलिक्यूल। अब एक चीज़ हमें समझनी होगी कि नेचर में इस पूरे प्लेनेट पर हर चीज़ मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है और एलिमेंट्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। मॉलिक्यूल इस नेचर में सब जगह, अगर हम किसी चीज़ को एलिमेंटल स्टेज में तोड़ें तो लास्ट में फाइनली हमको उस चीज़ का मॉलिक्यूल मिलता है। अब मॉलिक्यूल एलिमेंट स्टेज में भी हो सकता है, कंपाउंड स्टेज में भी हो सकता है। तो इस चैप्टर के पीछे बताने के पीछे पर्पस क्या है कि हमारा जो लिविंग बॉडी है वो किसकी बनी है। तो हम किसी भी चीज़ के बाद में जब बायो टर्म लगाते हैं तो हमारा उससे रेफरेंस वो जो होता है लिविंग से रेफरेंस होता है। हमारा मतलब उससे लिविंग से होता है। तो ये चैप्टर डील करता है ऐसे मॉलिक्यूल से जो कि लिविंग सिस्टम को बना रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि लिविंग सिस्टम के निर्माण में जिन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हो रहा है वो बायो मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे धरती पर मॉलिक्यूल तो सभी जगह प्रेजेंट हैं, मिट्टी में भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और कोई मेटल भी मॉलिक्यूल का बना होता है, लकड़ी भी मॉलिक्यूल्स होती है। हर ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उसके अंदर मॉलिक्यूल जरूर होगा। लेकिन बात हो रही है बायो मॉलिक्यूल की। तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हमारा निर्माण करते हैं, हमें बनाते हैं, यानी कि हमारे जैसे लिविंग क्रीचर्स को बनाते हैं। पेड़ पौधे और एनिमल्स, जो सब तरीके के क्रीचर धरती पर मौजूद है, सब मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। लेकिन उनमें और नॉन लिविंग में, जो कि धरती पर बाकी और ऑब्जेक्ट हैं जिसमें कि जान नहीं होती, इसमें जीवन नहीं होता, वही मॉलिक्यूल होते हैं। और जो हमारे में जीवन होता है। हमारे क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर कि वो नॉन बायो मॉलिक्यूल्स हैं और हमारी बॉडी बायो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। तो बायो मॉलिक्यूल्स के क्रिएशन के पीछे इसकी क्या थ्योरी है और इसको कैसे प्रूव करोगे, इस बात को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट की। तो उन्होंने सॉइल का, मिट्टी का एग्जामिनेशन किया। सॉइल एग्जामिनेशन किया तो सॉइल के अंदर उन्हें बहुत सारे एलिमेंट मिले और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले। फिर उन्होंने क्या किया कि किसी एक लिविंग का टिश्यू लिया, प्लांट टिश्यू लिया, एनिमल टिश्यू लिया और उसको अच्छी तरीके से उसको पीस कर उसका एग्जामिनेशन किया। तो दो बातें निकल के आई। सॉइल में जो एलिमेंट मिले, सॉइल एग्जामिनेशन में जो एलिमेंट और जो मॉलिक्यूल मिले, और जो किसी एनिमल बॉडी में एनिमल बॉडी का एग्जामिनेशन करा, दोनों में जो मॉलिक्यूल मिले वो सेम थे। इससे दो बात सिद्ध होती है कि धरती की उत्पत्ति के समय पर केवल धरती थी, नेचर सबसे पहले बनी, हम बाद में बने। इसका मतलब हमारा क्रिएशन इस नेचर से हुआ, इस नेचर ने हमें पैदा किया। क्योंकि जो एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल हमको मिट्टी में मिले वही मॉलिक्यूल हमें किसी एनिमल, प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर से भी मिले। बस उन दोनों में एक डिफरेंस था। एक डिफरेंस क्या था कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो सॉइल में थी उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में थी। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग की बॉडी में ज़्यादा थी बजाय सॉइल के। एक ये बेसिक डिफरेंस था। लेकिन बाकी जितने कंपोनेंट सॉइल में थे वही कंपोनेंट हमको हमारी ह्यूमन बॉडी में यानी कि एनिमल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी मिले। तो कार्बन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, ज़्यादा हो जाने से क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन के ज़्यादा हो जाने से ऐसा मॉलिक्यूल बना, ऐसे मॉलिक्यूल बनने लग गए जिसको हम बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग होगा, जो जिंदा है, जिसमें जीवन है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज नॉन लिविंग से ज़्यादा होती है।
इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि एक नए तरीके का मॉलिक्यूल बनता है नेचर के अंदर। अब सर ये बात तो हम और चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि जब नेचर में पहले मॉलिक्यूल्स बनने लगे तो पानी में जीवन की उत्पत्ति हुई, ये हम ऐसा जानते हैं। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी ये कहती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति उस समय पैदा हो गई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हाई टेम्परेचर, लगातार पानी, एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी थी कि ये जो एलिमेंट नेचर के अंदर पाए जाते थे ये उस हाई टेम्परेचर की वजह से असेंबल हो गए, जुड़ गए, इनकी सिंथेसिस हो गई और नॉर्मल मॉलिक्यूल से अलग हटकर एक नए मॉलिक्यूल का जन्म हुआ, इसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल। तो क्या डिफरेंस रहा? उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा थी, यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल बन गए नेचर में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा थी। ऐसे मॉलिक्यूल लिविंग मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल बनाए कहे गए और नेचर में लिविंग की उत्पत्ति और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन के पैदा होने के पीछे जो बायो मॉलिक्यूल सिंथेसिस जिसको कहते हैं, जो स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट है, उसने भी यही किया था कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले नेचर में ऐसा क्या हुआ जिससे कि लिविंग का जन्म हो गया, लिविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। उसमें भी यही बात बताई उसने कि पहले मॉलिक्यूल के शेप में थे हम और बाद में मॉलिक्यूल, तो इसको कहते हैं नॉन सेलुलर सिंथेसिस। तो पहले बायो मॉलिक्यूल ही बने, उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि नॉन सेलुलर से सेलुलर फॉर्म, आज से लगभग 2 अरब साल पहले, 200 अरब साल पहले ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। 200 करोड़ यानी कि 2 अरब साल पहले, 4.5 अरब साल की अर्थ की बर्थ मानी जाती है और 2 अरब साल पहले सेलुलर फॉर्म का जन्म हुआ। तो सेलुलर फॉर्म बनी बाद में, पहले मॉलिक्यूल सिंथेसिस हो गई, तो उनको हमने बोला बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल चल पड़े आगे और उन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर एडवांसमेंट करते गए, चेंजेस करते गए, जिससे लगातार उससे और एडवांसमेंट होता गया और पहले सेल बन गए, सेल से फिर एडवांस सेल बन गए, प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट बने, यूकैरियोट में और एडवांसमेंट हुआ तो उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए और हम बन गए। ऐसे लगातार इवोल्यूशन होता जा रहा है धरती पर। हम बात कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स की। तो नेचर में इस तरीके के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कैसे हुई ये बताया मैंने आपको, लेकिन ये होते क्या हैं नेचर में? कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, इससे एक चीज़ और नया टर्म निकल के आया, ऑर्गेनिक, जो कि अक्सर हम सुनते रहते हैं कि ऑर्गेनिक ये होता है, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक, वो तो उनका रेफरेंस बेसिकली नॉन पेस्टिसाइड मटेरियल से होता है। पर जो टर्म ऑर्गेनिक है वो किसी भी लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कार्बन मिश्रित कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन है, ऐसे कंपाउंड का बन जाना और परसेंटेज और नॉन लिविंग के मुकाबले ज़्यादा है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते चले गए और फाइनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल का जन्म हुआ। तो बने तो मिट्टी से ही है, लेकिन हमारी स्पेशल सिंथेसिस है। मिट्टी से तो बहुत कुछ चीज़ बनी होती है, नेचर पूरी मिट्टी से बनी है, पहाड़ बने हैं, नदी नाले पानी से बने हुए हैं, लेकिन उसमें कहीं भी हमारे में उनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि हम लिविंग हैं, लिविंग एक्टिविटी शो करते हैं, वो नॉन लिविंग है। सब कुछ होने के बाद भी उनमें उन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस नहीं हो पाई जो किसी बायोलॉजिकल क्रीचर को बना सके। वो नेचर ने बनाया तो उसे बनाया, अपने हिसाब से बनाया, उस कंडीशन में वो बन गया और फाइनली उसमें लगातार इवोल्यूशन भी हो रहा है, लगातार चेंज भी हो रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट भी हो रहा है और वो लगातार अपने को डेवलप करके उन्नत और बनाते चले जा रहे हैं। इवोल्यूशन आज भी हो रहा है हमारे अंदर। इवोल्यूशन एक सतत होने वाली प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है। तो ये है बायो मॉलिक्यूल के पीछे की हिस्ट्री। अब इसको समझने वाली बात यह है कि इसके एक्सपेरिमेंट करें, 2-3 एक्सपेरिमेंट करे साइंटिस्ट ने। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन्होंने एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर उन्होंने एक एनिमल टिश्यू को अच्छी तरह से मोटार एंड पेस्टल यानी खिलड़ मूसली में अच्छे से पीस लिया और पीसने के बाद में उसकी स्लरी बनाई, पतला पतला हो गया वो, और उसके बाद उसे ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड में घोल दिया। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घोलने के बाद उसमें से उसको छाना फिर एक बीकर के अंदर। तो एक बीकर में इसको छाना गया और ये छलनी थी, उस छलनी से इसको छाना
तो छानने के बाद में इसमें से एक तो नीचे जो गिर गया, जो छलनी से छन के नीचे आ गया, उसको बोला फिल्ट्रेट। वो क्या है? फिल्ट्रेट। और जो उसमें ऊपर रह गया, जो ऊपर रह गया उसको बोला रिटेंटेड। तो क्या लिया? कोई एनिमल टिश्यू लिया, उसको अच्छे से पीसा मोटार पेस्टल में। पीसने के बाद में उसको ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड में, जो कि सब चीज़ को घोल देता है, उसमें घोला उसको, और घोलने के बाद में उसको छाना। छान के जो आया वो फिल्ट्रेट, छान के जो आया वो फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया वो छलनी में ऊपर वो हो गया रिटेंटेड, बचा हुआ हिस्सा। अब इन्होंने इसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने पर फिल्ट्रेट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको मैंने ऑर्गेनिक शब्द बोला, वो इसमें मिले, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जो छलनी में ऊपर रिटेंटेड रह गया, इसको एग्जामिन किया गया तो इसमें 4 तरीके के बायोमोलिक्यूल्स, जिनको मैंने बोला मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो बायोमोलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल और नीचे माइक्रो बायोमोलिक्यूल, 2 तरह के निकले। माइक्रो बायोमोलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल और माइक्रो बायोमोलिक्यूल, 2 तरह के मॉलिक्यूल हमको मिले। अब बात हो रही है इसमें से खुले रिटेंटेड में जो रह गया वो, और फिल्ट्रेट में जो आ गया। अब इसमें 2 बातें फिर साइंटिस्ट ने बताई। तो एक डाल्टन यूनिट होती है, डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट निकालने की यूनिट होती है। उसके हिसाब से इन्होंने क्या देखा कि जिन मॉलिक्यूल्स का वजन 800 डाल्टन या उससे कम था, 800 डाल्टन, उनको बोला माइक्रो बायोमोलिक्यूल। 800 डाल्टन से नीचे था स्मॉलर मॉलिक्यूल। और इसमें जो रिटेंटेड में जो मॉलिक्यूल रह गए, इन्हें बोला हमने मैक्रो बायोमोलिक्यूल, क्योंकि इनका वजन 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा था, 10,000 डाल्टन। तो पहला तो क्राइटेरिया, एक बात तो सिद्ध हो गई कि बॉडी मॉलिक्यूल की बनी होती है, जो बायोमोलिक्यूल होते हैं। दूसरा, अब उसमें 2 तरीके के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं जिनका वजन कम, उनको माइक्रो बायोमोलिक्यूल बोला। एक वो जिनका वजन ज़्यादा, उनको मैक्रो बायोमोलिक्यूल बोला। अब इसमें 4 तरीके के मॉलिक्यूल हमें मिले। एक इसमें मिला प्रोटीन, और एक इसमें मिला हमको कार्बोहाइड्रेट, और इसमें मिला लिपिड, और मिला न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, 4 तरीके के हमको इसके अंदर मॉलिक्यूल मिले। अब ये आप डिस्कवरी कर ली तो हम उसको प्रोटीन कह रहे हैं, जो कि हम पूरी रिसर्च कर चुके हैं। अच्छा, जब ये कंपाउंड मिले तो हम इसकी केमिकल एनालिसिस करा हमने, और इनको आइसोलेट किया, इनको प्यूरिफाइड किया। हम जब कोई चीज़ मिल जाती है तो हमारे पास आज वो सब टेक्निक हैं कि हम उसकी पूरी डिटेलिंग कर सकते हैं, उसके एनालिसिस कर सकते हैं, उसका आइसोलेशन कर सकते हैं, उसका कुछ भी कर सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। तो ऐसे हमने पता लगाया कि ये प्रोटीन था, ये कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड था, न्यूक्लिक एसिड था। इनका सबका वजन 10,000 डाल्टन से ज़्यादा था। लेकिन इसमें एक भेद है कि जो फैट मिला वो ऊपर रह गया, लेकिन इसका वजन जो है वो 10,000 डाल्टन से कम था। केवल फैट का 10,000 डाल्टन से कम था, इसलिए हम इसको बायोमोलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल नहीं कह सकते। स्ट्रिक्टली हम इसको मैक्रो बायोमोलिक्यूल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया था बायोमोलिक्यूल को मैक्रो और माइक्रो कहने का, वो उसके वेट के आधार पर था। तो छोटे मॉलिक्यूल को मैंने 800 डाल्टन का माइक्रो मॉलिक्यूल बोला, और बड़े को 10,000 डाल्टन से ज़्यादा। तो 10,000 डाल्टन का वजन था ही नहीं, कम था। ऐसा क्यों था? वजन कम होने के बाद भी ऊपर लिपिड के मॉलिक्यूल क्यों रह गए? क्योंकि ये हमको मालूम है कि हमारी पूरी एनिमल बॉडी
तरीके के मेम्ब्रेन्स और मेम्ब्रेन्स की और अलग अलग अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं उनके ऊपर ही मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेनस सिस्टम बहुत है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से जो मेम्ब्रेन्स थी वो डिज़ोल्व नहीं हो पाई और उनका वेट भी नहीं था, हल्की थी वो, लेकिन वो रिटेंटेड में रह गई ऊपर। जैसे आप चाय छानो तो चाय छानने की छलनी में आप जो कुछ भी छानते हो तो चाय तो नीचे आ जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारे एलिमेंट तक तो ऐसे भी होते हैं छिलके के फॉर्म में, जैसे इलायची डाली आपने या कोई अदरक का कोई छिलका रह गया हल्का पतला सा, वो ऊपर ही रह जाता, छन्ने में नहीं आता नीचे। लेकिन वो ऊपर छन्ने में जरूर रह गया, लेकिन उसका वेट तो ज़्यादा होता नहीं है। मेन वजन किसका होता है? पत्ती का, उसमें चाय की पत्ती डाली जाती है। तो बहुत सी मेम्ब्रेन्स जो बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बायो मेम्ब्रेन, मालूम है हमको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन वो मेम्ब्रेन किसी भी तरीके से रिटेंटेड में रह गई और चूंकि वो डिज़ोल्व नहीं हो पाई, घुल नहीं पाई। और दूसरी की बात क्या होती है कि उसके अंदर जो छोटी छोटी वेसिकल्स फैट की होती हैं वो वेट में कम होती है, लेकिन वो फिल्ट्रेट में नहीं आ पाती हैं। तो हमने सबसे बड़ी बात की क्राइटेरिया ये था कि वजन नहीं है साहब उसमें, रह जरूर वो ऊपर रिटेंटेड में गया, लेकिन उसका वेट नहीं है प्रॉपर। हमारा क्राइटेरिया मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल का वेट को लेकर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हमारे पास मेजर बायोमॉलिक्यूल निकल कर आए, एक प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा न्यूक्लिक एसिड। लिपिड रिटेंटेड में रहने के बाद भी मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, एनसीईआरटी में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। तो ये है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर किसी का है तो मैसेज में कमेंट से लिखकर मुझे भेज सकता है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप और अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट मिलेंगे। इंटरेक्ट करिए मेरे साथ, और कोई डाउट है तो उसे पूछिए। और अच्छे कंटेंट के साथ में मैं अगला इस टॉपिक को फिर डिस्कस करूँगा। इसमें अगले एक्सपेरिमेंट जो करे साइंटिस्ट ने, ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल प्लांट की बॉडी बायोमॉलिक्यूल्स की ही बनी होती है। बाकी और एलिमेंट भी होते हैं नेचर में, क्योंकि सॉइल के तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है बॉडी में हमारे, पर ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिनको बायोमॉलिक्यूल बोला और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज सॉइल से ज़्यादा है। थैंक यू।